हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग नया रास्ता उपन्यास पढ़ रहे हैं। पहले जो वीडियो में आपने 11वें अध्याय में देखा होगा मीनू के बारे में, पर जैसे और भी इसमें चरित्र हैं और भी करेक्टर हैं, पात्र हैं और अलग अलग जगह पर हैं। तो कभी हम वहां देखते हैं कि माया राम जी के घर में क्या चल रहा है, कभी दया राम जी के घर में क्या चल रहा है। तो बराबर वो हमें ये उपन्यास में जानना है और हर सीन में हम ध्यान रख रहे हैं। तो अभी 12वें में हम क्या देख रहे हैं, मीनू के घर से निकलकर अभी हम अमित अमित को आप पहचानते ही हो कि जिसकी शादी मीनू से होने वाली थी और उसकी मना कर दी गई थी, और अब उसकी शादी धनी राम की बेटी से बेटी सरिता से होने जा रही है। तो अभी उनके घर का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि माया राम जी के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी किसकी? अमित की। और अभी शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया है और उसके लिए सब कुछ बनाया जा रहा है, जेवर, कपड़ा, और सलाह हो रही है कि कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किस किस को बुलाना होगा, और फिर बुलाने पर उनको क्या क्या देना होगा, यानी कि उपहार देके जैसे आम शादियों में होता है कि वो जानना है कि क्या क्या करना होगा। ये सभी बातें सलाह चल रही है, वो डिस्कशन चल रहे हैं। और माया राम जी अपनी पत्नी से हर एक कार्य के लिए सलाह ले रहे हैं। तो यहाँ भी माया राम जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि अमित की माँ, यह बताओ शादी के बाद प्रीति भोज करना है या नहीं? जो अपन हम लोग आम भाषा में बोलते हैं रिसेप्शन, कि लोगों को खाने पे बुलाना है, तो कैसे करना है? तो उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं, पहले ही मड़े, जो मंडप पे जो मड़े मंडप को बोला जा रहा है, कि अपने घर में जो भी आते हैं, जो फैमिली वाले रहते हैं या रिश्तेदार रहते हैं, सबको खाना खिला दिया जाता है। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि परंतु अब तुम यह तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। अभी का जो है कि रिसेप्शन दी जाती है शादी के बाद। यदि हम प्रीति भोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। हर जगह हर घर में यही चलता है कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ भी वही चल रहा है। तो ठीक है, दावत बाद में हो जाएगी। आप अमित से भी सलाह लें, वह क्या चाहता है। अमित की माता जी बोल रही हैं। अमित अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा, बस इतना ही कह देता है जैसा आपको उचित लगे वैसा कर ले। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि उसको यह रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। उसे लग रहा है, जो हमने पीछे के अध्याय में पढ़ा, कि वो बोल रहा है कि उसको बेचा जा रहा है, दहेज के दहेज लिया जा रहा है। अभी दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी, पर यह तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। तो अभी देखो, अमित की माँ माया राम जी ने उनको बोलते हैं कि 2 सेट और 4 कंगन, जो बैंगल्स है वो सोने के खरीद लेंगे। उनकी पत्नी को इतना जेवर जो है वो कम लगा, और एकदम से बोली कि बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? अकेला ही तो बेटा है, इकलौती बहू के लिए इतना कम जेवर है? हमारे समय में 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। यहाँ वही बातें कि खर्चा कितना करना है, क्या करना है, पुराने रीति रिवाजों को लेकर चला जा रहा है। और बोलते 1-2 किलो सोना दिया जाता था, तब मायाराम जी गुस्से में बोलते, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपयों में आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपयों के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अभी आज के जमाने के वो मत सोचना कि आज तो इतना भी नहीं आएगा। 2-2.5 लाख में भी ज्यादा नहीं आता। पर जिस समय की बात हो रही है तो यहाँ पे किलो की बात हो रही है। हम लोग आजकल 10 ग्राम 20 ग्राम के बोलते, 1 तोला 2 तोला की बात करते हैं। यहाँ पर किलो की बात हो रही है। और
उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल। बताओ, पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह गई। कुछ देर सोचने के बाद वह बोलती है, अच्छा तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी, उसे सरिता के लिए नए फैशन के जेवर बनवा देना, क्योंकि बड़े घर की लड़की लेके आ रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से चाह रहे हैं कि उसको भी दिखावा अच्छा किया जाए। तुम अपना सोना दोगी चढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना। मायाराम जी ने थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए उसको बता रहे हैं कि ऐसे मत करो। तो मैं क्या करूंगी उस बुढ़ापे में जेवरों का? बुढ़ापे में कोई जेवर पहनकर थोड़ी ना सजूंगी। वैसे भी सब बहू बेटे के ही काम आएगा। तो उसके जो मायाराम जी वो उसको समझाते हो कि तुम बड़ी नासमझ हो अमित की माँ। बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है कि वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे। तो वो थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हुए अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। पर पत्नी उनकी क्या बोलती कि बड़े विश्वास के साथ कि मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा। देखना वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा? तो मायाराम जी की बात तो उनकी पत्नी की समझ में कुछ कुछ आई। तो बोली, हाँ यह बात तो सही है। ठीक है, तुम जितना जेवर खरीद सकते हो उतना खरीद कर की शादी में दे देंगे। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज्यादा जेवर ही खरीद लेना। कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक कटेगी। कभी नाक कटना मतलब इज्जत खराब हो जाएगी हमारी। नाक? किस बात में नाक कटेगी? जितने जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। तो दोनों की आपस में ये पति पत्नी की बात चल रही है, तो वो बोलती है ठीक है। अच्छा ये बताओ कि साड़ियाँ कितनी खरीदनी है? 11 साड़ियाँ चढ़ा देंगे बहू। दोनों का उस बात से भी चल रही है। अभी वो बोलती है कि बस 11, कम से कम 21 साड़ियाँ तो देनी ही पड़ेंगी। और अगर कम दोगे तो बदनामी होगी, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी कि इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है। बड़े घर की लड़की को तो चढ़ाना ही पड़ेगा। और धनीमल भी तो 5 लाख रुपया लगा रहे हैं, 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे। और मायाराम जी कुछ ऐसे एक्साइटेड होके बोलते हैं, चाहे कुछ भी दे, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है और ना ही उनसे कुछ मांगा है। उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है। जहां तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी बहन मधु कमरे में आ गए। उन्हें लगा कि न जाने किस बात पर पिताजी इतने उत्तेजित हो गए कि गुस्से में से बोल रहे हैं। और अमित की माँ उठकर बाहर चली जाती है। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बिठाया और उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे, क्योंकि अमित की शादी है तो उससे पूछ रहे हैं। अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं सब अपनी सहेलियों को आमंत्रित करूंगी कि शादी में बुलाऊंगी। अभी इनकी बात चल ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजती है और मधु दरवाजा खोलने के लिए जाती। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर धनी मल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया कि उनको थोड़ा सम्मान दिया, उनको विश किया और उनको अंदर बुलाकर बैठने के लिए कहती। धनीमल जी की आवाज सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए और दोनों सोफे पर बैठ में बातें करने लगे कि ड्राइंग रूम में बैठ के दोनों बात करने लगे। और धनीमल ने कहा, भाई साहब शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है, मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी वो बात ऐसी करने लगे तो मायाराम जी थोड़ा सा स्माइल दी थोड़ी सी उन्होंने। बोले, देखिए भाई साहब, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं।
अब आप ही बताइए कि यह पैसा कैसे खर्च कराना चाहते हैं? वो सलाह भी लेने आए हैं कि क्या करना है? उसे मतलब कहाँ-कहाँ खर्च करना है? तो जो मायाराम जी हैं वो बोलते हैं, "जैसा आप उचित समझें वैसे ही खर्च कर दें, वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य घर भी है और हर तरह की सुख-सुविधा भी है और सामान भी है।" मतलब वो बोलते हैं कि हमें वैसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको खर्च करना है तो अपने जहाँ भी करें। अभी धनीमल जी, वो क्या प्रपोज़ल लेके आए हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई साहब बात तो आपकी सही है, पर मैं यह सोच रहा था कि 3 लाख का तो एक फ्लैट मैं सरिता के नाम कर दूँ। अभी फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले फ्लैट? फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। पर भाई साहब आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कहाँ अमित बोल रहा है कि वो सबकी देखभाल करने वाली लड़की हो, यहाँ पर पिता उसके दहेज में एक फ्लैट देकर उसको अलग रखने की बात इनको बताने के लिए आए। यह बात सुनकर मायाराम जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोले कि यह आप क्या चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने उसको इसी दिन के लिए पाल कर बड़ा किया है? वो नहीं चाहते ना कि कि उसको अलग से रखा जाए। तो धनीमल जी हैं वो बोलते हैं कि आप तो नाराज़ हो गए, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को एक-एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूँ। अभी फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुकी। उन्हें यह आभास होने लगा, उन्हें थोड़ा डाउट होने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है और शादी के बाद वो अमित को यहाँ से अलग करा देंगे। क्योंकि फ्लैट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहीं रहेगी हमारी लड़की, तो अमित को भी तो जाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने यह बोला कि क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? वो उसके पिता से पूछ रहे हो। धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं? पर आप तो जानते हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। पर शादी के बाद थोड़ा बहुत काम तो करना सभी को पड़ता है।" यहाँ पर दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है। दोनों के पिता अमित के और धनीमल जी के। धनीमल जी, अमित के पिता मायाराम और सरिता के पिता धनीमल, जो अ, क्योंकि वो दहेज के लिए बोल रहे हैं, वो फ्लैट देने को बोल रहे हैं। तो ये और बोलते हैं कि अभी उससे पूछते हैं कि क्या काम नहीं आता उसको? तो कहते हैं वो तो 1 गिलास पानी तक नहीं लेके पीती है। तो कहते हैं कि थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। कहते हैं हाँ, सो तो है, परंतु सरिता छोटी बेटी होने के कारण बहुत ज़्यादा लाड-प्यार में पली है। धनीमल जी यहाँ पर असलियत बताते हैं और मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, मतलब थोड़ा-सा उनको गुस्सा आता है, बोलते हैं, "कम लाड-प्यार में तो हमारा बेटा अमित भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख-सुविधा का ध्यान रखा है हमने।" धनीराम जी ने बात पलटते हुए कहा, "भाई साहब, आप ये रुपए किस तरह से खर्च कराना चाहते हैं? रुपए? ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले ही साल अमित ने फैक्ट्री लगवाई है। हमें बस एक सुशील बहू चाहिए, जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके।" अभी वो अपना बता रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि पहले अमित की माताजी 5 लाख के लालच में ही इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि उसे सरिता से ही अपने बेटे की शादी करनी है। तो जब उन्हें बोला, वो बोलते हैं कि हमें एक सुशील लड़की चाहिए जो घर सँभाल सके, तो अभी उसके पिता क्या बोल रहे हैं, "लगता है भाई साहब आप मेरी बात से नाराज़ हो गए हैं। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही है। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ। आप विचार कर लीजिए कि इतना रुपया किस तरह से खर्च खर्च करवाना है। मैं कल आकर आपसे पूछ लूँगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा
कि 3 लाख का फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख कैसे खर्च कराना है आप सोचें। मतलब वो अपनी इस बात पे अड़े हुए हैं कि उनकी बेटी अलग रहेगी ही। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठ खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। अभी उनको उनकी मंशा समझ आने लगी तो एकदम से टेंशन में आ गए और इस समय वे ऐसे दोराहे पर खड़े थे। मतलब ऐसे जाके वो खड़े थे मतलब कि इस जगह पर पहुंच गए थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, कौन से रास्ते पे चलें, कि उनका प्रपोजल स्वीकार कर ले या इनकार कर दें। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी ने कोई ऐसी बात कही है जिससे उसके पति बहुत परेशान हो गए। अभी धनीमल जी की कही एक-एक बात जो मायाराम जी हैं उनके दिमाग में घूमने लगी और जब उनकी पत्नी उनके पास आकर बैठ गई, तो उन्होंने उसकी परेशानी का कारण भी पूछा। तो उन्होंने उदास स्वर में कहा, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं। तो वो खुलासा कर रहे हैं कि जो 5 लाख देने वाले थे, अब उसका कैसे कर रहे हैं। एक फ्लैट देंगे और कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। मतलब शादी से पहले ही वो ऐसा अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। यह बात सुनकर उनकी पत्नी यानी मायाराम जी की पत्नी भी एकदम गुस्से में आ गई है, एकदम एक्साइटेड से ऐसी बात करने लगी है कि यह सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या ये वह हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके पास कोई बेटा नहीं है, तो क्या जाने कि बेटे के अलग होने का क्या दुःख होता है? अपने माता-पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुन और दोनों बहुत जैसे ऊँची आवाज़ में बात कर रहे थे, तो अमित भी कमरे में आता है और अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, "बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं।" तो अमित को तो पता था कि ये बातें वो इसी कारण कर रहे हैं और दहेज किस लिए दे रहे हैं। तो आपने क्या जवाब दिया इस बात का? अमित ने भी बड़े गुस्से से पूछा। जवाब कहते मैंने कोई नहीं दिया। वह चाहते हैं कि हम अपने बेटे को उनकी बेटी के हाथों बेच दें। अब इनको भी समझ आने लगा है कि क्या चल रहा है। यह कहते-कहते मायाराम जी कुछ और उत्तेजित हो गए और बोले, "बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। जो जैसे अभी ठीक लगे।" अभी उन्होंने तो हाँ कर दी थी लालच में। अभी जब वो अलग होने की बात उसको बता रहे हैं तो बोलते हैं अभी तुम बताओ। जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि शादी अभी नहीं हुई है, रिश्ता ही पक्का हुआ है और ये बोलकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले जाते हैं। अभी अमित गुस्सा उसको भी आया है और उसका तो मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आया है, एक तूफान की तरह उसके दिल में चल रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है और काफ़ी देर वो इधर-उधर बालकनी में अपने घूमता रहा, अनेक तरह के विचार उसके मन में आते रहे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का। यहाँ अभी हमें समझ आई कि रीज़न क्या है, कि उसे अभी अधिकार दिया गया अपने बारे में सोचने का। ये प्रश्न आ सकता है कि क्यों? तो क्यों रीज़न हम पीछे देंगे उसका, क्योंकि जो धनीमल जी हैं, वो फ्लैट देकर अपनी बेटी को अलग रखना चाहते हैं। अभी अमित को अपना वो अधिकार मिला कि अपना वो फैसला दे सके, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सके और इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था। अभी हम समझते हैं कि कौन-सा फैसला वो करेगा। वो पहले भी नहीं चाह रहा था कि यहाँ अपनी शादी करे। तो आज नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी तक के लिए हम इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं और आप अगला पढ़ने से पहले सोचिए कि अमित
अभी क्या फैसला लेने जाएगा, क्या फैसला उसका होगा, क्या वो मान जाएगा या इस शादी से इनकार कर देगा। इ- आगे आपने क्या सोचा उसको जानने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए